देखो, अब क्योंकि आप लोगों का क्लास 10th अभी, अब आप लोगों का जिन जिन बच्चों का क्लास 10 कंप्लीट हुआ और जो इस लेटर ऑन रिकॉर्डेड देखेंगे उन सबके लिए क्वाइट इंपॉर्टेंट एक काउंसलिंग सेशन है कि हमको आगे क्या सब्जेक्ट ऑप्ट करना है, स्ट्रीम में क्या अपॉर्चुनिटी है, कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है ना? तो ईच एंड एवरीथिंग मैं आज वाले सेशन में आपको गाइड करूंगा। ठीक है ना? अब जैसे है ना, वो सारे बच्चे जिनने अभी पास किया क्लास 10th, आपने 10th क्लास पास किया, अब 10th क्लास पास भी होना बाकी है, अभी तो रिजल्ट आना बाकी है, बट उम्मीद है कि पास तो हो ही जाएंगे। ठीक है ना? अब आपको ये पता है कि सर, आफ्टर क्लास 10th हमारे पास जो ऑप्शंस खुलते हैं वो तीन मेजर स्ट्रीम के ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन होता है साइंस का, सेकंड ऑप्शन होता है जिसको हम कहते हैं कॉमर्स, और थर्ड ऑप्शन होता है जिसको हम कहते हैं आर्ट्स। आजकल एक और स्ट्रीम थोड़ा चलने लगी है जिसको हम लोग जनरली बोलते हैं ह्यूमैनिटीज। देयर इज वन मोर स्ट्रीम जो आजकल सॉरी, जिसको हम कहते हैं एग्रीकल्चर। आर्ट्स तो ह्यूमैनिटी हो गया, एक और स्ट्रीम है जिसको हम कहते हैं एग्रीकल्चर। तो अब क्या है, तीन बेसिक ऑप्शंस हैं जहां पर आप जा सकते हो, और चौथी स्ट्रीम आजकल चलने लगी एग्रीकल्चर। बट अभी ये बहुत रिनाउंड स्ट्रीम नहीं है, इसको टाइम लगेगा डेवलप होने। तो अगर मैं इन तीन स्ट्रीम की बात करूं, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, अब सर कौन सी स्ट्रीम चूज करें, क्या स्ट्रीम लें, किसमें क्या फायदे, किसमें क्या नुकसान। देखो, हमेशा एक बात ध्यान रखना, आप कोई भी स्ट्रीम सेलेक्ट करो, whether select science, whether select commerce, whether select arts, this is the point at which you need to take a proper decision. इस पॉइंट पे आपको एक क्या लेना है, प्रॉपर डिसीजन, क्योंकि आज जो आपने स्ट्रीम चूज करी वो आगे जीवन भर आपके साथ चलने वाली। अ रॉन्ग स्ट्रीम कैन टर्न योर करियर। आज मान लो जैसे आपका इंटरेस्ट साइंस में है तो कॉमर्स ले लिया तो भी गलत हो जाएगा, कॉमर्स में इंटरेस्ट है और साइंस लिया तो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो स्ट्रीम का सिलेक्शन सबसे पहले आप लोग समझो, मैं साइंस की बात करता हूँ, कॉमर्स की बात करता हूँ, आर्ट्स की स्ट्रीम को सिलेक्ट करनी कौन सी है सर। अब देखो, तीनों स्ट्रीम के अंदर ध्यान रखना अपने प्लस माइनस है। वेदर यू गो फॉर साइंस, वेदर यू गो फॉर कॉमर्स, और वेदर यू गो फॉर आर्ट्स, इसका भी अपना प्लस माइनस है, इसका भी प्लस माइनस है, इसका भी प्लस माइनस है। लेकिन एक जो बेसिक मेंटेलिटी होती है कि नहीं यार, अगर मैं साइंस स्ट्रीम लूंगा ना तो मैं टॉपर बनूंगा, या मैं टॉपर हूं तो हमेशा मेरे को कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, साइंस। तो वो बहुत गलत सोच है। मैं ऐसे आपको कितने केसेस बता सकता हूँ जहाँ पे साइंस वाले स्टूडेंट कुछ भी नहीं कर पाते और कॉमर्स वाले स्टूडेंट बहुत अच्छा कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस जहाँ साइंस कॉमर्स वाले पीछे रहते हैं, आर्ट्स वाले बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो हर स्ट्रीम में अपना प्लस माइनस है, डिपेंड करता है कि वो जो पर्सन उसको परस्यू कर रहा है वो कैसे पढ़ रहा है, उसको और उसको कितना गाइडेंस अवेलेबल है। अगर आपने ये सोच के साइंस स्ट्रीम ली कि यार नहीं मैं तो इंटेलिजेंट हूँ और मेरा एक स्टेटस है साइंस, तो बिल्कुल गलत बात है। जब मैं 10th में था तब मेरी भी इच्छा थी कि मेरे को साइंस लेनी है, बट लेटर ऑन जब कॉमर्स को समझा तो मेरे को लगा कॉमर्स एक ऐसी स्ट्रीम है जो हम लोगों ने काफी अच्छा कर सकते हैं। तो हर स्ट्रीम को पहले समझो, फिर अपना डिसीजन लो। अब मैंने क्या बताया, साइंस में अपने प्लस माइनस है, कॉमर्स में अपने प्लस माइनस है, और आर्ट्स में अपने प्लस माइनस है। अब दो चीज पे आपका हमेशा करियर डिपेंड करता है। पहला जो फैक्टर होता है करियर का, वो होता है कॉस्ट। जो फर्स्ट फैक्टर होता है करियर को डिसाइड करने के लिए, वो फैक्टर होता है कॉस्ट। कि कोई भी स्ट्रीम को सेटल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि उसमें कॉस्ट कितना लग रहा है। अब आज जैसे मान लो आपने कोई स्ट्रीम ऐसी ले ली, आज जैसे मान लो आपकी तो इच्छा है 10th पास हुए, हमको तो लंदन जाके पढ़ाई करनी है। अब ऐसा भी होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 10th जाकर के अब्रॉड जाके पढ़ते हैं। मान लो अंबानी का बच्चा है, अब अंबानी का बच्चा है तो वो ऑब्वियसली ज्यादा लंदन जाके पढ़ेगा क्योंकि उसके पास क्या है, पैसा बहुत है। अब आपकी इच्छा नहीं सर, अपने पापा के पीछे बढ़ गए, नहीं मैं तो लंदन जाके पढ़ाई करूंगा। तो यहाँ आपका जो फैक्टर आपको सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सा होगा, पैसा बहुत लगता है। आज स्कूल ऐसे भी होते हैं, एक तो गवर्नमेंट स्कूल होता है, एक ऐसा स्कूल होता है दून स्कूल, तुमने नाम सुना होगा। अब गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है, आपको पता है गवर्नमेंट स्कूल के अंदर भी पढ़ाई तो होती है और दून स्कूल में पढ़ाई होती है, बट हर पर्सन की अपनी एबिलिटी के हिसाब से इसको अफोर्ड करना पड़ता है। तो कोई भी स्ट्रीम सिलेक्शन में सबसे पहला पॉइंट होगा आपका कॉस्ट, कि वो जो मैं स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहा हूं उसमें खर्चा कितना लग रहा है।
और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है आपका टाइम, कि हमारा करियर सेटल में टाइम कितना लगेगा। स्ट्रीम ऐसी सेलेक्ट करनी चाहिए, हमेशा ध्यान रखना, जहां पे कॉस्ट एक इकोनॉमिकल रेंज में चले और समय से मेरा करियर सेटल हो जाए। आपको ऐसी स्ट्रीम सेलेक्ट करो जहां पे करियर 15 साल तक सेटल नहीं होगा, फिर कमाने का मजा ही नहीं आएगा। मेरी बात समझे आप? तो यू शुड सेलेक्ट दैट स्ट्रीम इन विच द कॉस्ट इज इकोनॉमिकल और टाइमली करियर सेटल हो जाए। ये फैक्टर बहुत बड़ा होता है स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए, कि मेरा खर्चा इकोनॉमिकल हो और समय से करियर सेटल हो जाए। अब क्योंकि आपका जो अगला स्टेज है, 9-10 तो ठीक है, स्कूलिंग लाइफ हो गई और बहुत ज्यादा था नहीं, बट अब जो नेक्स्ट स्टेज है दैट इज क्लास 11th एंड 12th। ये एक ऐसा स्टेज है जहां पर आप डिसीजन आज लोगे उसी पैटर्न पे आपके 12th के बैक टू बैक सारे एग्जाम दोगे। और अगर आपने आप प्रॉपर डिसीजन ले लिया तो डेफिनेट सी बात है, आप 12th के बाद अगर स्ट्रीम को चेंज करोगे तो अपने 1 से 2 साल वेस्ट कर दोगे, कि वापस नई स्ट्रीम के अंदर जाकर के पढ़ना बहुत चैलेंज हो जाता है। सर, अब स्ट्रीम सिलेक्शन में 2 फैक्टर मैंने बताए, पहला तो हो गया कॉस्ट, दूसरा हो गया टाइम, बट आजकल एक और तीसरा फैक्टर भी वर्क करने लगा, वो होता है रिजर्वेशन। आजकल एक और तीसरा फैक्टर जो वर्क करने लगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है? क्योंकि अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपको ये फैक्टर को बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, कि ऐसे एग्जाम दो जहां पे अगर प्योरली रिजर्वेशन बेस्ड एग्जाम है तो आपका कंपटीशन लेवल और बढ़ जाता है। कि आपको अच्छी तरह पता है आज गवर्नमेंट के जो भी एग्जाम होते हैं SC ST को बहुत बड़े बेनिफिट्स मिलते हैं। आज एक जनरल कैटेगरी का बच्चा 100 में से 70 नंबर लाके पास नहीं हो सकता, बट इफ यू बिलोंग टू SC ST कैटेगरी आपको 20-30 मार्क्स में भी पासिंग हो जाता है। तो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच नीड टू बी टेकन केयर व्हाइल सिलेक्टिंग एनी स्ट्रीम। माय पॉइंट? अब सर, ये 3 फैक्टर के हिसाब से अगर हमको डिसीजन लेना है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखो मैं आपको जो समझा रहा हूँ मैं पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस से अच्छे से समझा रहा हूँ आपको, कि बहुत सोच समझ के स्ट्रीम लेना। ऐसा नहीं मेरे दोस्त ने बोल दिया साइंस लेनी है, मेरे घर वालों ने साइंस ली, मैं उधर के उधर चला गया। एवरी स्ट्रीम को ढंग से समझो, करियर कितने टाइम में सेटल होगा, मेरा टारगेट क्या है, मैं पैसा कब कमाना चालू करूंगा, फिर डिसीजन लो। मैंने क्या बताया? 3 फैक्टर जिस पर डिसीजन लेना है। पहला फैक्टर कौन सा हुआ? दूसरा फैक्टर कौन सा हुआ? ये तो 2 मेजर फैक्टर। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर आज की तारीख में बनेगा वो क्या बनेगा? अब आप मेरे को एक बात बताओ, आज तुम 12 अभी 10th क्लास पास किया, आपकी एज है लगभग 15 साल अभी, गेटिंग माई पॉइंट? 2 साल और कर लो, 17-18 ईयर्स के अंदर आप लोग अपना 12th पास कर लोगे। क्या आपको ऐसी इच्छा है कि हम पैसा कमाना 30 के बाद स्टार्ट करें? 30 के बाद पैसा कमाना स्टार्ट करेंगे तो शादी कब करेंगे? जीवन कैसे आगे चलाएंगे? मेरी बात समझो ना आप। तो सर ये तो क्लियर है कि एटलीस्ट हम 23 मैक्सिमम 24 तक एक रीजनेबल करियर में सेटल हो जाए, इससे ऊपर तो नहीं जाना चाहिए, और रीजनेबल करियर होना चाहिए, मतलब अच्छा करियर होना चाहिए कि 24 की एज में मेरे पास एक रिस्पेक्टेबल डिग्री आ जाए और फिर पढ़ाई भी करता रहूं, साथ में अपना काम भी करता रहूं। आज जैसे मान लो मैं काम भी कर रहा हूँ, साथ में मेरे साथ में मैं PhD कर रहा हूँ तो पढ़ाई भी कर रहा हूँ मैं। तो करियर के अंदर ये ध्यान रखना कि एक एज के बाद में, आज आप सोचो अगर 30 साल तक पढ़ते रहोगे तो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, क्योंकि हर टाइम, आज मैं बोलूं 10th क्लास क्या 18 साल में पास करोगे क्या? नहीं। अब 12th का टाइम है तो टाइम पे हर चीज होगी तो अच्छा लगेगा। अब सर, अगर मैं 3 स्ट्रीम की बात करता हूं, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं स्ट्रीम की, किसकी? साइंस की। मैंने क्या कहा, इसमें भी प्लस माइनस है। अब साइंस में सबसे बड़ा जो प्लस है, वो प्लस पॉइंट है कि आपके यहाँ पे मेन 2 ऑप्शंस खुल जाएंगे, एक तो IIT JEE और एक खुलता है मेडिकल। बट ये ध्यान रखना, इसका जो सबसे बड़ा माइनस है, हाईली कॉम्पिटिटिव स्ट्रीम है, हाईली कॉम्पिटिटिव, बहुत कॉम्पिटिटिव स्ट्रीम है। आज अगर मैं बात करता हूँ IIT की, तो एक साल में IIT के 10 लाख बच्चे बैठते हैं। अब उन 10 लाख में से जो टॉप कैटेगरी मास है वो होता है 1 लाख। 1 लाख भी ज्यादा बता रहा हूँ, 10% भी। और उस 1 लाख, वो भी रिजर्वेशन भी आ गया, और उस 1 लाख में से जो अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं वो मैक्सिमम कितने को मिलते हैं? 20,000। मतलब ओवरऑल अगर 10 लाख बच्चे पहले दिन एग्जाम देने बैठे
तो ड्रीम कॉलेज में कितने बच्चे गए? सिर्फ 20,000। लगभग 2% का काम, जो ड्रीम कॉलेज जो मेरी इच्छा है। और उसके बाद एनआईटी और वो वाले कैटेगरी चलना चालू हो जाती है। और इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर हैम्पर करता है वो है आपका प्योरली रिजर्वेशन बेस्ड एग्जाम है। दूसरी बात, ये जो स्ट्रीम है इसके अंदर मेडिकल की अगर मैं बात करता हूँ, मेडिकल की तो शायद स्थिति आप रोज पेपर में पढ़ी रहे हो अभी। गवर्नमेंट का इतना रेफरेंस हो गया मेडिकल के अंदर, और मेडिकल में अगर नीट हो गया तो बहुत अच्छा है। नहीं हुआ तो आज तुम डोनेशन का लेवल जानते हो, 1 करोड़ रुपए लगते हैं एमबीबीएस करने के लिए। और उसमें भी वापस कितने साल लगते हैं? 5 साल। और अगर पीजी करने जाओ ना, तो पीजी करने के लिए 3-3 साल पीजी के लगते हैं, और फिर 2 से 3 करोड़ रुपए डोनेशन वाला बता रहा हूँ मैं। और नीट के अंदर भी लगभग साल के 10 लाख बच्चे बैठते हैं मोस्ट। तो साइंस स्ट्रीम लेनी हो, अगर टॉप पे जाना है तो आईआईटी है। बट बी क्लियर, आपका मैथ्स बैकग्राउंड बहुत सॉलिड होना चाहिए। सॉलिड मतलब बहुत सॉलिड। आपका अगर एवरेज बेस है तो आपको मैथ्स परेशान कर देगी आगे जाकर। फिर मेडिकल में जाना हो तो इतना डिटर्मिनेशन रखना और घर पे पूछ लेना कल से नीट नहीं हुआ तो 1 करोड़ रुपए डोनेशन लगेगा। तो प्राइवेट कॉलेजेस में रेट चल रही है अभी। और करियर सेटल होते होते 5 साल तो एमबीबीएस की बात करता हूँ, 3 साल में अगर पीजी, क्योंकि देखो आज सिर्फ ग्रेजुएशन से तो काम चलेगा नहीं। एमबीबीएस इज सिंपली ग्रेजुएशन। तो अगर आप स्पेशल, आज जैसे मेरे को बताओ, अपन डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, मैं तुम्हारी भाषा में समझाता हूँ। एक तो आई स्पेशलिस्ट होता है और एक नॉर्मल एमबीबीएस फिजिशियन है। कौन ज्यादा पैसा कमा रहा है? फिजिशियन की आई स्पेशलिस्ट? स्पेशलिस्ट। वो स्पेशलिस्ट मतलब क्या, हो उसने क्या कर रखा है? आप प्योर एमबीबीएस करोगे तो आपको एक नॉर्मल आप फिजिशियन की तरह करोगे, जिसमें आप इलाज करोगे बुखार का, जुकाम का, सर्दी का, खांसी का। बट आपको स्पेशलिस्ट डिग्री करनी है तो आपको 3 साल पीजी में वापस डिवोट करने पड़ेंगे। बट ये तो तब जब एग्जाम, और पीजी का अलग एक एंट्रेंस एग्जाम होता है वापस। तो मोटा मोटा करियर सेटल में 8 से 9 साल, और 9 साल बाद भी एकदम से ऐसा नहीं कि पहले दिन ही आप अच्छा कमा लोगे। इट टेक्स टाइम, बट अच्छा प्रोफेशन है, टाइम लगता है। बट मेडिकल के अंदर ध्यान रखना, सबसे जो मैंने इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टाइम और कॉस्ट, ये दोनों ही बहुत ज्यादा है। टाइम भी ज्यादा है, कॉस्ट भी ज्यादा है। तो ये देखो, मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको प्लस एंड माइनस बता रहा हूँ सारी स्ट्रीम के। अच्छा, आजकल कुछ ऐसे केसेस देखे हैं कि बच्चे रशिया से जाके एमबीबीएस करके आते हैं। इंडिया में नहीं हो रहा तो रशिया जाके एमबीबीएस कर लिया। अब रशिया जाके एमबीबीएस करोगे तो वापस जब इंडिया आओगे तो एग्जाम फाइट करना पड़ता है आपको, उसके बिना आप इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। तो दीज आर द बेसिक चैलेंजेस दैट यू फेस इन मेडिकल स्ट्रीम। अगर हम लोग बात करते हैं इंजीनियरिंग की, तो इंजीनियरिंग में देखो, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस तो ठीक है आजकल बहुत खुले हुए हैं। तुम आज एक पैसा दो, उदयपुर में तो कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाएगा तुमको। जयपुर के अंदर दुनिया भर के इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, बट अगर टॉप लेवल जाना है तो फिर इसको फाइट करना ही पड़ेगा आपको। और इसको फाइट करना मतलब आपका 9th 10th भी, बच्चों ने 9 से भी स्टार्ट कर दी प्रिपरेशन। देयर आर स्टूडेंट्स जिनका आईआईटी आज से 3 साल बाद टारगेट है, उन्होंने 9 से स्टार्ट कर दी प्रिपरेशन। ऐसे हैं बच्चे टच में। मैथ्स का बेस अगर सॉलिड होगा, देन मूव योरसेल्फ फॉर आईआईटी। गेटिंग माय पॉइंट? अगेन, टाइम ऑफ करियर सेटलमेंट एक रीजनेबल है, बट कॉस्ट अच्छी खासी है। आज अगर आईआईटी कोचिंग लेने जाते हो तो 1.5 से 2 लाख रुपए आराम से लगते हैं कोचिंग। बट अगर आपका टॉप लेवल कॉलेज हो जाता है तो अच्छा है। बट आप ये प्रोबेबिलिटी देख लेना, 20,000 आउट ऑफ जो टॉप कॉलेजेस में जाते हैं तो मनचाही स्ट्रीम मिलती है। बाकी नीचे वाला जो वहां से फिर, अब उसमें भी होता क्या है, जैसे मान लो आपने इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया और आपका मनचाहा कॉलेज नहीं मिला, तो बच्चे पता है क्या करते हैं, जैसे आज उदयपुर में गीतांजलि कॉलेज है, पैसिफिक कॉलेज है, अरावली कॉलेज है, यहाँ जाके इंजीनियरिंग परस्यू करते हैं। तो व्हेन यू गो टू द कॉलेजेस लाइक दिस, फिर आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। तो यार समझे आप, अपने को दिखता है रिजल्ट कि हाँ यार इस बच्चे का इधर हो गया, पर वो कितने बच्चों में से कितने बच्चों का होता है। यही बात समझ में? तो दिस इज रिलेटिंग टू साइंस फील्ड। बाकी तो नॉर्मल बीएससी एमएससी करते हैं बच्चे, बीएससी एमएससी में तो बहुत ज्यादा तंत्र वाली बात है नहीं। अगर मैं बात करता हूँ सेकंड स्ट्रीम की, कॉमर्स। अब कॉमर्स स्ट्रीम जुड़ा है पैसों से, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? फाइनेंस। आपका इंटरेस्ट ऐसा है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी कैसे चलती है,
हिंदुस्तान के शेयर बाजार कैसे चलते हैं, बैंकिंग सिस्टम कैसे चलता है, हिंदुस्तान का लीगल सिस्टम कैसे चलता है, कानून कैसे काम करता है, कोर्ट कैसे काम करते हैं, मैनेजमेंट के अंदर कैसे काम होता है, मैनेजमेंट में कैसे काम होता है। तो अगर आपका इंटरेस्ट फाइनेंस की तरफ है, फाइनेंस मतलब पैसा, कि पैसा कैसे बनता है, अजवन देखते हैं शेयर बाजार। एक मूवी आई थी हर्षद मेहता, 420 स्कैम, देखा था? तो उसने स्कैम किया था 1990, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट था। 1992 के अंदर उसने स्कैम किया था 4,000 करोड़ रुपए का। कितने रुपए का स्कैम किया था? 4,000 CR। तो अब अगर आपका कोई इंटरेस्ट कुछ ऐसे फील्ड में है जिसमें आ गया कॉमर्स, आ गया फाइनेंस, आ गया आपका बैंकिंग सेक्टर, आ गया आपका शेयर मार्केट, आ गया हिंदुस्तान का टैक्सेशन सेक्टर, आ गया, तो अगर ऐसी स्ट्रीम में आपका इंटरेस्ट है विच रिलेट टू टैक्सेशन, विच रिलेट्स टू, तो अब आपका अगर इस पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है देन कॉमर्स इज अ परफेक्ट स्ट्रीम फॉर यू। बट वापस बात वो नहीं चाहिए कि पैसों में इंटरेस्ट होना चाहिए। अब मेरे को एक बात बताओ, पैसा कैसे आता है हिंदुस्तान में? बैंकिंग सेक्टर के थ्रू आता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे वर्क करता है? अलग अलग जो बैंक्स हम देखते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, ये कैसे वर्क करते हैं? इनका शेयर मार्केट में कैसे ट्रेड करता है? ये शेयर कैसे कंपनी बनती है, कैसे कंपनी डिसॉल्व होती है? आपका जो लीगल सिस्टम है, आज जो लॉ है, जो तुम देखते हो वकील, देखते हैं जज, ये सब कौन सा है? ये सब कॉमर्स स्ट्रीम का पार्ट है। मैनेजमेंट के फील्ड में जाना है मेरे को, आज मेरे को एमबीए करना है, आजकल एक एग्जाम चालू हो गया, तुमने वर्ड सुना IIM? हैव यू हर्ड ऑफ द वर्ड IIM, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट? तो इन सब पर्टिकुलर जगह जाने के लिए आपका जो रास्ता निकलता है वो कौन सी स्ट्रीम से निकलता है? कॉमर्स स्ट्रीम से। तो सर कॉमर्स स्ट्रीम में है क्या? कॉमर्स स्ट्रीम में ये सीखते हैं बिजनेस कैसे करना है, कॉमर्स स्ट्रीम में ये सीखते हैं पैसा आएगा तो उसका हिसाब किताब कैसे रखना है, अकाउंटिंग के थ्रू। हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान की इकोनॉमी, वो कैसे चलती है। तो कॉमर्स स्ट्रीम में दीज आर द बेसिक ऑप्शंस। अब कॉमर्स स्ट्रीम में और क्या है सर, क्या कर सकते हैं? बट कुछ माइनस भी है, कुछ प्लस भी है, बट यहां सबसे बड़ा जो प्लस है ना, कॉस्ट और टाइम। अगर मैं तीनों स्ट्रीम की बात करूं, साइंस कॉमर्स आर्ट्स की, सबसे इकोनॉमिकल स्ट्रीम है कॉमर्स, सबसे इकोनॉमिकल, एक रीजनेबल बजट की स्ट्रीम है। आज आप आईआईटी कोचिंग में जितना पैसा सिर्फ कोचिंग में खर्च करते हो ना, उतने पैसे में कॉमर्स की टॉप डिग्री चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट कर लेते हैं। और कॉमर्स स्ट्रीम में एक बेनिफिट क्या होता है, आपने 12th का एग्जाम दिया और अगर अगले साल कौन सा ईयर आता है आपका? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में अगर आप सीए का सेकंड लेवल क्रॉस कर गए, फर्स्ट ईयर मतलब 12th के सिर्फ एक साल बाद, अगर सीए का कौन सा लेवल क्रॉस कर लिया? सेकंड लेवल, तो आप अपनी रीजनेबल कमाई एक चालू कर सकते हो। और फर्स्ट ईयर के बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी प्रोफेशनल कॉर्पोरेट में काम करने की। आज क्या होता है, जैसे मान लो मैं साइंस की बात करता हूँ, आपने 12th का एग्जाम दिया, आपको 4 साल किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद आप किसी कॉर्पोरेट में वर्क कर सकते हो। कॉमर्स में क्या हुआ, आपने 12th का एग्जाम दिया और अगर फर्स्ट ईयर के साथ ढंग से सीए का सेकंड लेवल क्वालिफाई कर लिया, तो इमीडिएट आपका क्या स्टार्ट हो जाता है? आर्टिकलशिप। एंड इन द आर्टिकलशिप यू गेट अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद द बिग कॉर्पोरेट्स, बिग बैंक्स, आप जाकर डायरेक्ट वहां काम कर सकते हो। और फर्स्ट ईयर के बाद अगर ढंग से काम करो तो पैसा मिलना भी चालू हो जाता है। लेकिन सर और प्लस और माइनस क्या है? तो दूसरा जो प्लस है ना, यहां पर सबसे बड़ा क्या है, कॉमर्स स्ट्रीम में क्या नहीं है, ये नहीं है। आज देयर इज नो रिजर्वेशन, एवरीथिंग इज इक्वल, whether go for SC, ST, OBC, जनरल, each and everything is equal। बट सर माइनस क्या है? माइनस ये है कि अब अगर मान लो आज आपने सीए करने का सोचा और नहीं होता है, पढ़ना तो 11 से ढंग से पड़ेगा, नहीं होगा
तो फिर अपने को अपना रूट चेंज करके एमबीए पे ले जाना पड़ेगा। तो देखो, सिंपल सी बात है कि हर डिग्री में मेहनत बहुत है। आज मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ आईआईटी के अंदर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इसमें मेहनत बहुत मांगेगी। अब अगर एफर्ट नहीं डालोगे तो आईआईटी भी नहीं होगा। सिर्फ कोचिंग पढ़ने से कभी क्लास नहीं होता है काम। तुम यहाँ रोज आके पढ़ लो, घर जाके नहीं पढ़ो तो कुछ होने वाला नहीं है। वही चीज किसके साथ वैलिड है? चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के साथ। इफ यू आर परस्यूइंग कोर्स लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंसी, मेहनत तो इसमें भी है। लेकिन अब जो नया कोर्स है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, जो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई कर दिया, सबसे बड़ा एडवांटेज है 21 साल के अंदर बच्चा सीए कंप्लीट कर लेगा अगर ढंग से पढ़े तो। ये हिंदुस्तान में ऐसी कोई डिग्री जो 21 साल में इतनी बड़ी डिग्री खत्म हो जाए। मतलब आप अगर बी इंजीनियरिंग करो और एमबीए करो तो भी ये दोनों मिला करके भी इसके मुकाबले पे नहीं बन पाता है जो 21 साल में बच्चा कंप्लीट कर लेता है। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस कोर्स। 21 साल मतलब अब 3 साल का कोर्स हो गया आफ्टर क्लास 12th। इसके साथ जनरली बच्चे पैरेलल में आजकल सीएफए भी करने लगे। चार्टर्ड फाइनेंशियल यूएस का कोर्स है कि आज जो भी इंश्योरेंस कंपनी, अच्छा यहाँ पे एक और फील्ड निकलता है इंश्योरेंस ना, इंश्योरेंस के बारे में, वो भी एक बहुत बड़ा फील्ड है। लाइफ इंश्योरेंस एलआईसी देखी है अपन ने, जनरल इंश्योरेंस देखा है, वो सब भी यही कॉमर्स से निकलेगा। अब इंश्योरेंस के एग्जाम और भी होते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर्स के एग्जाम होते हैं। आज इनकम टैक्स ऑफिसर, सेल टैक्स ऑफिसर, जीएसटी ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एग्जाम्स फाइट कर सकते हो। तो कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर जो, अच्छा इवन एक और ऑप्शन मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे देयर इज अ कोर्स नोन एज आईपी मेट, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। मतलब पता है आज की तारीख में आपको बताऊं ना, वो ट्रेंड वो वाला नहीं रहा कि यार वही ढर्रा जो हमारे साथ 10-15 साल पहले हमने जो पढ़ाई करी वही तुम लोग कर रहे हो। हम गए 11-12 में, हमने कहा ये बच्चा आईआईटी कर रहा है मेरे को भी आईआईटी करना है, ये बच्चा नीट कर रहा है मेरे को भी नीट, ये तो दुनिया करती है, तुम क्या नया कर रहे हो उसके अंदर। बट अभी मैंने आपको बताया एग्जाम आईपी मेट का, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एग्जाम है ये। अब ये एक डुअल डिग्री कोर्स है बीबीए प्लस एमबीए का, जो कराता है आईआईएम। अब ये इंडिया के अंदर 2 आईआईएम कंडक्ट कर रहे हैं, एक तो अभी इंदौर में होता है और एक रोहतक कराता है। इसमें 5 इयर्स डाउन द लाइन आपका करियर, लेकिन इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम फाइट करना पड़ता है। समझ आ रही बात? तो कॉमर्स के अंदर जो सबसे बड़ा प्लस है वो प्लस क्या है? कॉस्ट, नो रिजर्वेशन और इकोनॉमिकल टाइमली करियर सेटलमेंट। बट माइनस क्या है? मेहनत तो ये भी स्ट्रीम मानती है। बट क्योंकि मैं पर्टिकुलर कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ा हूं, मेरा भी इंटरेस्ट ऐसा था कि मैं साइंस लूं। जब तक 10th का रिजल्ट नहीं आया तब तक तो इस धुन में बैठा था साइंस ही लेनी है। बट जब इस स्ट्रीम को समझा तो सबसे बड़ा एडवांटेज पता है मेरे को क्या लगा? एक एवरेज बच्चा अगर मेहनत करे तो यहाँ पे क्या कर सकता है? टॉपर बन सकता है। और अगर टॉपर बच्चा मेहनत करे तो वो तो यहाँ पे क्या बन सकता है? क्योंकि इतना कंपटीशन नहीं है जितना दूसरी स्ट्रीम में। आईआईटी में 10 लाख बच्चे बैठ रहे हैं ना, चार्टर्ड अकाउंटेंसी हिंदुस्तान में करने वाले एक साल में 1 लाख बच्चे हैं। अब 1 लाख बच्चे बैठते हैं तो सिलेक्शन इस रेशो में ही होता है, और प्रोबेबिलिटी और जो कैटेगरी मिलती है वो मेनली जनरल कैटेगरी ज्यादा दिखती है यहाँ पे। सेकंड बात, मैंने क्या बताया, ढंग से पढ़ा जाए और किसी ने ढंग से 3 साल में चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट कर लिया तो फाइनेंस का किंग बन जाता है। आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हो इसके अंदर, इंश्योरेंस की चीजें पढ़ते हो, स्टॉक मार्केट्स पढ़ते हो, अकाउंटिंग पढ़ते हो, गवर्नमेंट टैक्स कैसे लगाती हो पढ़ते हो, सरकार जो हर साल बजट लाती है वो पढ़ते हो, इकोनॉमी कैसे चलती है, पैसा कैसे बनता है, बाहर से पैसा कैसे आता है, विदेशों से पैसा कैसे जाता है, ये सब चीजें हम लोग पढ़ते हैं कौन सी स्ट्रीम के अंदर? व्हेन यू आर स्टडीइंग विद कॉमर्स स्ट्रीम। गेटिंग माय पॉइंट? अगला पॉइंट यहां पे मैंने क्या बताया कि कंपटीशन उतना नहीं है जितना साइंस जैसा कंपटीशन है। अब सर कंपटीशन नहीं है मतलब? कंपटीशन मतलब आज जैसे मान लो मैंने कहा एक बच्चा है 9-10 से स्टार्ट किया उसने, और एक बच्चा है 11-12 है। अब क्या होता है, साइंस स्ट्रीम काफी हद तक डिपेंड करती है आपका 9-10 का बेस कैसा है। क्योंकि तुमको पता है तुम 9th में पढ़ते थे मैथ्स, 10th में भी पढ़ी मैथ्स, एक और पढ़ा साइंस, एक पढ़ा सोशल साइंस, एक पढ़ा इंग्लिश और एक पढ़ा हिंदी। तो साइंस स्ट्रीम इस चीज पे काफी कुछ डिपेंड करेगी कि आपका 9-10 का बेस कैसा है।
मतलब 9-10 आपका बेस बहुत सॉलिड है कि 9-10 का बेस वीक? क्योंकि होता क्या है, देखो आज मान लो अपन ने एक रेस स्टार्ट करी, और रेस स्टार्ट करी और सारे प्लेयर का अगर स्टार्टिंग पॉइंट यही है और एंडिंग पॉइंट ये है, तो सब स्टार्ट इसी पॉइंट से कर रहे हैं। मिस्टर ए का भी स्टार्टिंग पॉइंट यही है, बी का भी यही है, सी का भी यही है और डी का भी यही है। लेकिन मान लो ए और बी तो यहां खड़े हैं और सी डी यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, तो डिफरेंट सी बात है, बताओ विनर कौन होगा? ये भी होंगे, क्योंकि उनका स्टार्टिंग पॉइंट आगे है ना। भाई हम सबकी शुरुआत अगर एक पॉइंट से हुई तो मेरे को पता है विनर मैं बन सकता हूं, उस सबके इक्वल प्रोबेबिलिटी है। बट अगर दो बच्चे ऐसे हैं जिनका स्टार्टिंग ही आगे से हो रहा है, अब वो कौन होंगे? जिनका 9-10 बहुत अच्छा है, क्योंकि आप 11-12 में साइंस का एक्सटेंडेड वर्जन पढ़ोगे। आज फिजिक्स का तुमको कोई एबीसीडी नहीं पढ़ाएगा 11-12 के अंदर जाकर के। ये इमेजिन करेगा टीचर की 10th में बच्चे को फिजिक्स एक बेसिक्स नॉलेज है, तो अब वो बच्चा जिसने 9-10 के अंदर बहुत अच्छी ग्रिप लेके इन चीजों को पढ़ा हुआ है, उसका हमेशा एक एडेड एडवांटेज तो चलेगा ही सही, वो आपसे आगे खड़ा होगा। और जिसने 9-10 के एवरेज बेस है वो पीछे खड़ा होगा। तो अब मेरे को यहां तक पहुंचना कैसे है? अब यहां पता है कि यहां पे टोटल सीट है कितने जनों की? सिर्फ एक जना की सीट है, बट दौड़ने वाले कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, और ये आगे हैं, तो ये ऑब्वियस बात है इनको एक एडेड एडवांटेज तो मिलेगा ही सही एज कंपेयर टू दिस स्ट्रीम। आई बात समझ में? लेकिन अगर मैं बात करता हूं आप कॉमर्स स्ट्रीम में जाते हो, तो कॉमर्स तो सभी के लिए फ्रेश है। अपने जीवन में 9-10 में शायद कॉमर्स में बहुत छोटा सा एक पार्ट पढ़ा था इकोनॉमिक्स का, सोशल स्टडीज था, बहुत छोटा सा एक पार्ट था इकोनॉमिक्स का। तो कॉमर्स स्ट्रीम में तो सबका रेस ऑफ लाइन क्या है? सब एक ही जगह खड़े हुए हैं, और पहुंचना यहां भी कहां है? सबको यहीं पहुंचना है, बट स्टार्टिंग सबकी क्या है? सेम है। अब 9-10 में अगर किसी की फिजिक्स वीक थी, तो इसकी अगर फिजिक्स स्ट्रांग है, इनकी वीक है, तो भी इनका वापस 11th में एक फ्रेश स्टार्ट होता है। तो यहां आकर के वापस सबका एक फ्रेश स्टार्ट है, और यहां से वापस हमको आगे बढ़ना है। ये बात समझ में? तो ये बात हुई कि सर साइंस और कॉमर्स, यू नीड टू सेलेक्ट बेस्ट स्ट्रीम अकॉर्डिंग टू योर कंडीशंस। गेटिंग माय पॉइंट? अब कोई भी स्ट्रीम को पढ़ना कैसे? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सर अगर हमको कोई भी स्ट्रीम को पढ़ना है, तो हाउ टू स्टडी इन क्लास 11। 11 में तैयारी पढ़ाई चालू कैसे करनी है? तो बेटा 11 में पढ़ाई चालू करने के लिए मैं आपको एक चीज अच्छे से बताता हूँ, और जो लोग बाद में रिकॉर्डिंग भी देखें इसको ध्यान रखना। सबसे पहले जहां तुम समझते हो कि सबसे अच्छी पढ़ाई होती है, उसको छोड़ दो। सर कहाँ सबसे अच्छी पढ़ाई होती है? जो तुम्हारा एक साइकोलॉजी है, कहाँ? schools are a pure wastage of time when you go to the class 11th schools के। तो अब जो आप लोग, आपका एक मेंटेलिटी है कि एक अच्छे स्कूल को ज्वाइन कर लो, अच्छी पढ़ाई हो जाएगी, ऐसा कभी 11-12 के अंदर तो स्कूल और एंड, और मैं तो 11-12 के अंदर ही बोलता हूँ जितना पढ़ा तुम ही जान। सब कुछ कि तुम लोग एंड में क्या करते थे अलग अलग, सब पढ़ते तो कोचिंगों पे, मैथ्स पढ़ो, वो साइंस पढ़ो, वो सोशल साइंस पढ़ो। लगभग लगभग मैं हर बच्चे की बात नहीं करता हूँ, बट 70-80% बच्चे कोचिंग ही पढ़ते हैं मैथ साइंस की। इसका मतलब सर 9-10 तो चल गया, बट अब अगर हम 11-12 में सोचे कि हम सुबह एक स्कूल ज्वाइन, और वापस इवनिंग में कहाँ जाए हम रोज रोज, तुम आगे की कुछ पढ़ाई नहीं कर, सबकी तैयारी तो 11 करनी। तो ये ध्यान रखना, स्कूल आर अ प्योर वेस्टेज ऑफ टाइम, ये माइंड में सेट कर लेना। और अगर ये दिमाग से नहीं निकाली करियर खत्म को पढ़ाते हुए 10 साल हो गए, मैं देखा है बच्चे करियर खत्म कर देते गाइडेंस। क्योंकि देखो आप, मैं आपको एक चीज, अपन एक हॉस्पिटल जाते हैं, तो हॉस्पिटल मान लो ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है ना। अब आप समझो ये एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। अब इस हॉस्पिटल में व्हाट वुड यू लाइक टू, ये हॉस्पिटल, ये एक तो ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पे बड़े बड़े बोर्ड लग रहे हैं, देखा इमरजेंसी सर्विसेज, सारी सुविधाएं उपलब्ध, और इसके सामने एक छोटा सा आदमी बैठा है क्लिनिक लगा करके, डॉक्टर है। यहाँ दुनिया भर की फैसिलिटी है, बट क्या नहीं है? डॉक्टर नहीं है। और उसके यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है, बट क्या अच्छा है? कहाँ जाओगे तुम? कहाँ जाओगे कि यहाँ?
बड़े अस्पताल में जाओगे जहाँ डॉक्टर नहीं है, तो छोटे क्लिनिक में जाओगे जहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल। छोटे क्लिनिक में, बड़े अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, तुम्हारा क्या काम है? अब बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे, इमरजेंसी सर्विसेज अवेलेबल, एम्बुलेंस अवेलेबल। अरे भाई लेकिन इलाज करने के लिए तो डॉक्टर चाहिए ना। ड्राइवर इलाज करेगा कि एम्बुलेंस चलाता है? उससे कराएंगे क्या इलाज? अपने को अल्टीमेट क्या चाहिए? दिस इज द सेम ट्रू विद एजुकेशन। एक बड़े स्कूल में यहाँ पे बहुत सारा आपको रिजल्ट दिख रहे हैं, ये चीज है, वो चीज है, ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है, बट वहां पे क्या नहीं है? अगर अच्छे टीचर नहीं है तो एक जो छोटा इंस्टीट्यूट चल रहा है यहाँ पे सारे प्रॉपर क्या है, वो ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू दिस स्कूल। अल्टीमेट आपको चाहिए लोग अच्छे काम करने। पता है एक बात बताता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या? रिसोर्स समझते हो? व्हाट इज रिसोर्स? व्हाट इज वर्ड रिसोर्स? थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहो ना, थोड़ा डिस्कस करो, बताओ व्हाट इज द रिसोर्स? अवेलेबल, जो अवेलेबल है। अब मेरे को एक बात बताओ, मैनेजर का रिसोर्स का विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स? सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या है बताओ? सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जरूरी रिसोर्स क्या है कोई बिजनेस को चलाने के लिए? होता है ह्यूमन रिसोर्स। क्या होता है? और ह्यूमन रिसोर्स, कितना भी पैसा हो मेरे पास, ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, काम नहीं चलेगा। आज मैं सोचो यहाँ पे बड़े बड़े सोफे लगा दूं, मैंने करे काउंसलिंग में बुलाया तो रिक्लाइनर बेंचेस दे दी मैं आओ आराम से बैठो। मैं नहीं आया यहाँ पे, आराम से बैठो। कितनी देर बैठ जाओगे? इतनी देर भी नहीं बैठोगे तुम, 5 मिनट बैठ के चले जाओगे, बोले बस हो रहा है। मैंने 5 एसी लगा दी यहाँ पे और रिक्लाइनर बेंचेस दे दी, आराम से बहुत मस्त सोफा गद्दा उद्दा लगा दिया तुमको, नाश्ता वास्ता है, नाश्ता करो चलो अपने। तो यहाँ कि क्या नहीं है अपने पास में? ह्यूमन रिसोर्स। एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन इज ऑलवेज सक्सेसफुल। इसका मेजर इन्वेस्टमेंट कहाँ होता है? आप जितने अच्छे लोग को लेकर आओगे, उतना अच्छे लोग डेवलप करोगे। आज मैं जितने अच्छे बच्चे डेवलप करूंगा उतना मेरा ज्यादा अच्छा होगा ना। जितना कोचिंग इंस्टीट्यूट डेवलप करूंगा काम चलेगा। मैंने मेरे को तुमको डेवलप करना, यहाँ पे रंग रोगन करा दूं, मैं यहाँ पे एलईडी लगा दूं 70 इंच की, बड़े बड़े लगा दूं स्क्रीन, उससे काम नहीं चलने। मेन डेवलप होना चाहिए ह्यूमन रिसोर्स का। तो अब ये चीज ध्यान रखना कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, अब जब आप 11th में जाओगे, ये चीज सेट करना, कोई भी स्ट्रीम लो तो लुक उस प्लेसेस, आपको ऐसी प्लेस देखनी है जहां पर आपको क्या मिले, ये गुड। अगर अच्छा ह्यूमन रिसोर्स नहीं मिला ना तुमको, तुम अपना करियर खत्म कर दो। आपको तो इतना कुछ चीजें नहीं पता, बट ऊपर जो बता रहा है वो प्रॉपर होना चाहिए ना। तो इसलिए सबसे बड़ा आजकल तुम देखते होंगे 11th 12th के अंदर लगभग लगभग सब जगह कंसेप्ट चलने लग गया, स्कूलिंग प्लस कोचिंग का कंसेप्ट। तो बच्चे स्कूल और कोचिंग दोनों एक ही जगह कर लेते, स्कूल जाते ही नहीं है। स्टेज ऑफ, अब होता क्या है, 8 से 1 तक अब तुम वही 9 10 के डरने से पढ़ाई करो। यार सर मैं 8 से 2 तक कर रहा हूँ, और फिर 1 2 सब्जेक्ट की मैंने इवनिंग क्या ज्वाइन कर ली, मैंने कोचिंग ज्वाइन कर। तो पता है 2 दिक्कत है। पहली दिक्कत तो है कि आप 11 12 के बाद कुछ भी थॉट नहीं दे पाओगे तो आगे करना। 11 12 के बाद मेरे को आगे क्या करना है मेरे को कुछ भी नहीं पता। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको कोई भी स्ट्रीम चूज करनी है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, ये चीज क्लियर है कि आपको एग्जाम अपना करियर को सेटल अपने को मैक्सिमम कितनी चीज तक करना है, 30 साल तक। और वो तब भी होगा जब 12th के बैक टू बैक एग्जाम दोगे। आज मैं तुमसे एक चीज पूछता हूँ, क्या 10th का रिपीट वापस करना चाहोगे क्या? अच्छा है 10th को वापस रिपीट? लोग चाहते हैं नहीं सर, हम तो चाहते हैं 10th और अच्छा हो जाएगा, है क्या मन? क्यों नहीं है बताओ, क्यों नहीं करना चाहते 10th को रिपीट, बोलो? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि सर अगर 10th दोबारा रिपीट किया तो क्या होगा? टाइम का वेस्टेज होगा। अब पता है यहाँ तो टाइम का वेस्टेज है, बट 12th क्लास के बाद जो एग्जाम देना है वो एग्जाम नहीं देंगे हम, और वहां टाइम वेस्ट नहीं होगा क्या? आज मान लो 12th क्लास के बाद किसी बच्चे का इच्छा है कि मेरे को पहला अटेम्प्ट देना है सीए का, और वो बोलता है कि मैं ये नहीं दूंगा, ये 1 साल बाद दूंगा, तो यहाँ भी तो आप वापस उस लेवल पे आ गए जो अभी 10th वाले बच्चे को लेवल पे आ गए वापस। वहां भी तो टाइम वेस्ट हुआ। तो
आपको ये तो क्लियर कर लो कि एनी एग्जाम विच यू नीड टू फाइट इमीडिएटली आफ्टर क्लास 12, 12 के बैक टू बैक करोगे तो ही मजा आएगा एग्जाम देने का। आप सोचो मैं 12 के एक साल बाद एग्जाम दूं तो पूरा एक साल, क्योंकि हर एग्जाम साल में एक बार होता है। सिर्फ ये सीए तो एग्जाम ऐसा है साल में 2 बार होता है, बाकी आप आईआईटी ले लो, आप नीट ले लो, आजकल तो मैं आपको बताऊं कॉलेज एंट्री के भी एग्जाम होने लग गए हैं। तुम सोचो कि 12th में हमारे 90% आ गए, हमको मनचाहा कॉलेज मिल जाएगा, नहीं मिलता। एक बच्चा जिसके 70% है, इन दोनों बच्चे को एग्जाम लिखना है, कौन सा एग्जाम लिखना है आजकल? सीयूईटी। इसके बिना आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। और ये अभी जैसे इस बार डेट शेड्यूल है 15 से 20 अप्रैल, अगर आपने ये वाली डेट पे मिस कर दिया तो इसका एग्जाम वापस अगले साल आएगा। और इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए तो 11-12 पढ़ना। आपका बोर्ड एग्जाम खत्म होता है मार्च में, और 4 दिन बाद के 15 दिन बाद आपका सीयूटी का एग्जाम है मान लो। अच्छा कॉलेज तो जाओगे, चलो और कुछ नहीं करोगे तो ये 15 दिन बाद तो सीयूटी का एग्जाम आ जाएगा। अब 15 दिन के बाद अगर सीयूटी का एग्जाम है और आपने 11-12 प्रिपरेशन नहीं करी तो आपका इमीडिएट अगले साल एग्जाम है फिर तो आ गए ना तुम 10th के बराबर। अब तो अगले साल वो बच्चे जाएंगे जो तुम्हारे जो अभी 10th पढ़ रहे हैं, तो हो गया ना एक साल वेस्ट। तो ये तो क्लियर रखना कि कोई भी एग्जाम जो दो, यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ विथ 11-12। और 11-12 से पढ़ना हो तो ये दो सिस्टम, स्कूल अलग कोचिंग अलग, इसमें तो तुम नहीं पढ़ पाओगे। क्योंकि अगर सुबह स्कूल जाओगे और इवनिंग कोचिंग करोगे तो सुबह स्कूल किसका पढ़ रहे हो तुम? 8 से स्कूल पढ़ रहे हो, और इवनिंग कोचिंग भी किसकी कर रहे हो? प्योर इसी सब्जेक्ट की कोचिंग कर रहे हो स्कूल की तैयारी करने के लिए, तो फिर टाइम बचा का तुम्हारे पास में। इसलिए जनरली आजकल क्या करते हैं बच्चे, एक प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं दैट इज नोन एज स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स, इन विच एवरीथिंग स्कूलिंग एंड कोचिंग सिंक्रोनाइज एट अ सिंगल प्लेस। आपका स्कूल भी हो गया और कोचिंग भी यही हो गई। तो आपको पता है ना, मैं सुबह 8:30 आया, 12:30 फ्री हुआ, उसके बाद पूरा दिन मेरे पास मेरा ही है। सुबह का टाइम मैंने ढंग से यूज किया। अब शाम के टाइम पे आप खेलो कूदो कुछ भी करो, बट आपके पास पूरा टाइम अवेलेबल। तो 8:30 से 12:30 जब आप आए, आपका स्कूल का भी काम हो गया और आपका कोचिंग का भी काम हो गया। और हम लोग तो ऐसा सिस्टम रखते हैं, कोई बच्चा अगर हमारे स्कूलिंग कोचिंग बैच में है तो इवनिंग कोचिंग वापस आए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक और दिक्कत क्या आती है सुबह स्कूल और इवनिंग कोचिंग जाने में, आप अभी आगे जाओगे तो मैनेजमेंट, अच्छा मैनेजमेंट का एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल है। जब लोग बिजनेस करते हैं, एमबीए करते हैं, वहां पे उनको सिखाते हैं एक प्रिंसिपल, जिसको पता है क्या बोलते हैं? यूनिटी ऑफ कमांड। ये वर्ड शायद तुमने नहीं सुना होगा, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है कि अ सिंगल पर्सन इंस्ट्रक्शन देगा, आप उसको फॉलो करोगे तो अच्छे से कर पाओगे। आज मेरे को आप बताओ, ये है मान लो, ये है मान लो राम, ये कोई कंपनी का क्या है? वही है। अब इसके ऊपर मान लो ये इसका इमीडिएट बॉस है, ये बॉस है, और मान लो इसका नाम है श्याम, और इधर इसका एक और बॉस है और इसका नाम है मान लो मिस्टर ए। अब राम के दो बॉस, एक तो श्याम और एक ए। अब ये भी इसको इंस्ट्रक्शन देता है, ये भी इसको इंस्ट्रक्शन देता है। राम को इंस्ट्रक्शन किससे मिलते हैं? श्याम से ही मिलते हैं और ए से भी मिलते हैं। अब राम किसको फॉलो करे? श्याम ने बोला राम कल दिन में 2 बजे आना, मिस्टर ए बोलता है कि कल दिन में 1 बजे आना। अब राम किसका कहना मानेगा? श्याम का मानेगा, ये भी बॉस ये भी बॉस। तो राम थोड़े दिन बाद क्या हो जाएगा? कंफ्यूज, क्या करूं मैं इसका कहना मानूं कि इसका कहना मानूं? दिस इज योर स्कूल सिस्टम। तुम स्टूडेंट हो, तुम राम की जगह यू आर स्टूडेंट। तुमको पढ़ाने वाला ये एक स्कूल टीचर, या तुम सुबह पढ़ रहे हो, और शाम को पढ़ाने वाला एक ट्यूशन टीचर। तुमको स्कूल टीचर इंस्ट्रक्शन अलग दे रहा है, ट्यूशन टीचर इंस्ट्रक्शन अलग दे रहा है। स्कूल टीचर चाहता है मेरे हिसाब से काम करे बच्चा, ट्यूशन टीचर बोलता है मेरे हिसाब से काम करे।
स्कूल में चल रहा है चैप्टर नंबर 1, ट्यूशन पे चल रहा है चैप्टर नंबर 3। स्कूल वाला टीचर टेस्ट ले रहा है चैप्टर नंबर 1 का, ट्यूशन वाला टीचर टेस्ट ले रहा है चैप्टर नंबर 3 का। अब बच्चे को समझ नहीं आ रहा मैं फर्स्ट चैप्टर करूं थर्ड चैप्टर करूं, किसका कहना मानूं? तो अल्टीमेट लॉस किसका है? इसका लॉस है क्या? तो पैसा ले रहा है, स्कूल फीस ले रहा है। इसका लॉस है क्या? ये भी फीस ले रहा है। बट किसका लॉस हो जाएगा अल्टीमेट? क्यों? क्योंकि उसको दो तरफ से कमांड मिल रहा है, समझ नहीं आ रहा फॉलो क्या करना है। लेकिन सोचो अगर यही कमांड एक पर्सन है, इसको देने वाला एक ही पर्सन हो, ये इसका बॉस है और ये इसका कौन है? एम्प्लॉई है। ये इसका बॉस है और ये इसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो एक ही जना जब इंस्ट्रक्ट कर रहा है, अच्छे से काम हो जाएगा। इसीलिए स्कूलिंग प्लस कोचिंग बैच का फायदा क्या होता है कि आपको इंस्ट्रक्शन देने वाला एक कोचिंग वाला ही टीचर है, जो आपके इसको भी संभाल रहा है और इसको भी संभाल रहा है, और आपको सिर्फ इसके इंस्ट्रक्शन फॉलो करने। एंड सर स्कूल कैसे चलेगा? आजकल बैच हो गए, कौन से बैच? नेक्स्ट बैच। स्कूल जाने की देखो, पता है एक चीज ध्यान रखना, पढ़ाई कितनी भी कर लो, डेवलपमेंट पता है 360 डिग्री होना चाहिए। व्हाट इज 360 डिग्री डेवलपमेंट? पढ़ाई तो पता है आपका जब करियर सेटल हो जाएगा ना, आज से 15-17 साल बाद, पढ़ाई पता है कितना काउंट करती है? 20%। ठीक है, पढ़ाई से आपको एक अच्छा एंट्री मिल जाएगा। आज मैंने कहा मैं पढ़ा लिखा हूं, बट मेरी जो पढ़ाई है पता है वो कितना बड़ा रोल प्ले करती है? सिर्फ 80% जो रोल प्ले करता है ना, वो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स है। लोग देखते हैं ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, तो राहुल गांधी का कितना बड़ा लीगेसी है। दादाजी प्राइम मिनिस्टर, दादी प्राइम इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थी, और देखा जाए तो उसकी जो क्या कहते हैं, वो खुद ऑलरेडी एक लोकसभा अध्यक्ष हो गया, इतने चुनाव जीत गया, पिताजी प्राइम मिनिस्टर। तो आज देखो स्ट्रगल कर रहा है ना, आज देखो पार्टी क्या स्थिति हो, खत्म हो गई। अब अगर हम यूं बोले कि यार किसी के जो बोलते हैं ना लोग बहाने बनाते हैं या उसका परिवार बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, तो राहुल गांधी से अच्छा तो किसी का परिवार बैकग्राउंड नहीं हो सकता है। हिंदुस्तान पर राज किया इतने सालों तक, बट आज जीरो हो गए। क्यों? क्योंकि खुद के अंदर टैलेंट नहीं है। और मोदी जी को देखो, अपन ने सुना है ना कोई बैकग्राउंड, चाय वाले थे नॉर्मल, और देखो कितने बड़े बन गए। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। तो पढ़ाई पता है आपके जीवन में कितना रोल प्ले करेगी? 20-30%। बाकी तो आपकी खुद की एबिलिटी। अब होता क्या है, जब तुम सुबह स्कूल जाते हो, शाम को तुम दिन भर पढ़ते ही रहते हो, दिन भर पढ़ते रहते हो। तुम सुबह भी पढ़ रहे हो, तुम शाम को ही पढ़ रहे हो, आपकी एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटी होती ही नहीं है, आपके पास खेलने का टाइम नहीं है, आपके पास कुछ सीखने का टाइम नहीं है। और यही एज है जहाँ पे आपको पढ़ना भी पड़ेगा और अपने आप के आगे की कुछ चीजें सोचनी भी पड़ेगी। तो ये सब चीजों को मैनेज करने के लिए यू नीड टाइम। पढ़ाई भी अच्छी चले और शाम को कुछ एक्टिविटी भी हो। अब सुबह भी पढ़ रहे हैं, शाम को ही पढ़ रहे हैं, और रिजल्ट तो देखो, तो रिजल्ट तो आ ही नहीं रहा, और पैसा दोनों तरफ दे रहे हैं। तो इसीलिए जो स्कूलिंग कोचिंग बैच है वो बहुत अच्छा चलता है, और ये ट्रेंड में, दीज आर इन ट्रेंड रेट। हम लोगों के पास अगर मैं 12th की बात करूं, 40 स्टूडेंट्स इन स्कूलिंग कोचिंग बैच, सब स्कूल छोड़ के आ चुके हैं। एंड आउट ऑफ दिस 40, 25 स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर सीए एग्जाम। कुछ बच्चे सीयूटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ बच्चे साथ में आईपी मैट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। हर बंदा क्लियर है क्या करना है। एंड दीज कम एट मॉर्निंग 8:30 एंड गेट फ्री अराउंड 12:30। बस फिर पूरा दिन इनके पास इनका है। और हम लोग तो सबसे बड़ा बेनिफिट कि हम तो टेक्नोलॉजी को बहुत फटाफट अडॉप्ट करते हैं। आज जो सिस्टम तुम देख रहे हो, ये सिस्टम जो डिजिटल क्लास देख रहे हो तुम, ये मैं जो तुमको पढ़ा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग चल रही है सारी साथ में। अब रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं इसको इमीडिएट, अब मेरे पास में पैन इंडिया स्टूडेंट्स कनेक्टेड है, तो मैं उनको इमीडिएट रिकॉर्डिंग दूंगा, अच्छे कोर्स परचेज करते हैं। अब ये तरीका है, देखो टीचर होता है, कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो यहीं पे, कुछ टीचर अच्छा भी कमा रहे हैं, बट आपने अगर टाइम से अपने आप को चेंज किया तो आप अच्छा ग्रो कर जाओगे। एंड अगर मैं बात करता हूं, जैसे पर्टिकुलर, मैं आपको एक अपना, मैं कुछ आर्टिकल्स बताता हूं आपको। दिस वाज द आर्टिकल दैट वी हैव पब्लिश्ड इन
1 साल पुराना है, स्कूलिंग एंड कोचिंग का संपूर्ण समाधान, स्कूल कोचिंग एवरीथिंग गेट्स कवर्ड इन दिस पेज, यू नीड नॉट वो। अब इसको पढ़ोगे ना तो ये देखो, अक्सर देखा जाता है कि स्कूल के पश्चात बच्चे स्कूल एंड कोचिंग की दौड़ में फंसे रहते हैं। टाइम सेविंग, पता है मैंने आपको पहले ही फैक्टर बताया, सबसे इंपॉर्टेंट करियर सेटल के लिए चाहिए टाइम। पहला फैक्टर ही बताया था ना जब स्टार्ट किया, कि समय और खर्चा। समय बचेगा तो कुछ कर पाओगे, पैसा तो फिर लेंगे अपन, बट समय कहाँ से लाओगे? 1 मिनट निकल गया अभी, तो जो अभी अपन ने जब से स्टार्ट किया 10:30 स्टार्ट किया, अभी बज गए 11:30, क्या वो 10:30 को वापस ला सकते हैं क्या? पैसा बोलो सर मैं 5 लाख रुपए देने को तैयार हूँ, मेरे को 10:30 वापस ले आओ आज का। आज का दिन कौन सा है? 26 मार्च है। 26 मार्च की सर वापस सुबह 10:30 बजाओ, क्या पॉसिबल है क्या? आप बोले 5 लाख रुपए देने को तैयार हूँ, पॉसिबल है? कहाँ से लाओगे समय, कहाँ से लाओगे? टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यही चीज पूरा पेपर के अंदर पब्लिश हुआ था। और हम तो बच्चों को बोलते हैं कि एक बच्चा था कि पढ़ाई नहीं करना है। हमारे यहाँ सिस्टम के अंदर तो बच्चे टैली, एक्सेल, कंप्यूटर, आजकल बच्चे ऐसे होते हैं कंप्यूटर पे हाथ मेल मेल नहीं करना आता बच्चों को। और तुम जानते हो आज का जो जमाना है सब कंप्यूटराइज है हर जगह। तो वी इंश्योर दैट द स्टूडेंट जो हमारे यहाँ वो टैली, एक्सेल, ईच एंड एवरीथिंग सीखे साथ में 11th-12th के, और होती है क्लासेस प्रॉपर। अब इसी पैटर्न पे दिस स्टूडेंट, शी इज अ टॉपर ऑफ सीए फाउंडेशन एग्जाम, और इसका आज महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन अवार्ड में फेलिसिटेशन है। जो इंडिया, जो उदयपुर अपने राजस्थान का मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है। शी सिक्योर्ड 97% इन क्लास 12th बोर्ड। ये हमारी स्कूलिंग कोचिंग, इसका फेलिसिटेशन है महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन। इसको अगले साल इंटर क्लियर होते ही शी इज, इसका ऑलरेडी फिक्स है कि ये कहाँ जाएगी, ड्यूश बैंक है, जर्मनी का बैंक है, वहां पे जाके प्लेस शी विल स्टार्ट इज वर्किंग। और अभी ये बच्ची टॉपर है एंड शी सिक्योरिंग, सीए इंटर में पढ़ रही है। और क्या हुआ, 12th अभी खत्म हुआ, अगले साल इंटर हो गया, अब आगे करियर सेटल है पूरा। मतलब अभी क्या एज है, 18-19 साल की लड़की। एंड इसका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत सॉलिड बैकग्राउंड है, ठीक है ना। इसके फादर इंजीनियरिंग है, बट शी वांट टू गो फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, और बहुत अच्छा कर रही है, बट मेहनत इसकी के साथ में। कोचिंग इंस्टीट्यूट की मेहनत मैं कितना भी कर लूँ, मेरी मेहनत 20% है, 80% आपकी। मैं कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जाओ आप, बोली मेरा इंस्टीट्यूट है, कोई भी हो, अपन घोड़े को घास तक ले आ सकते हैं, घास तो घोड़े को अपन और डाल देंगे मुंह में, बट चबाना तो उसको ही पड़ेगा ना। या मुंह भी मैं चलाऊंगा उसका, पॉसिबल ही नहीं है ना, पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा साथ में। एंड मैं आपको और एग्जाम्पल बताता हूँ कि इस बच्ची का आर्टिकल तो पेपर में भी, हमारे उदयपुर अपडेट में भी आया था। रेट्स की 328 अंक था, इसको फेलिसिटेशन भी हुआ था, बहुत अच्छा। स्कॉलरशिप भी जीती है इस बच्ची ने। दिस वाज अगेन द आर्टिकल व्हिच वाज पब्लिश्ड बाय उदयपुर ब्लॉग। बहुत अच्छा रिकॉग्निशन मिला था इस बच्ची को। तो एंड अब मैं ये हमारा ब्रोशर है, इसमें ऑल जो टीचर्स है वो सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, प्रॉपर टीचर हैं। अब इसके अंदर है ना, मैं आपको ये वाले प्रोग्राम की बात, स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, स्कूल एंड कोचिंग एक ही छत के नीचे। These are the various students who are shifted from different schools, St. Anthony School, Central Academy, Gregorius, St. Mary's। बच्चे ऐसे जो नाथद्वारा से अप डाउन करते हैं इस प्रोग्राम में। स्कूलिंग कोचिंग नाथद्वारा सुबह निकलते हैं, दिन में अप डाउन करते हैं रोज। अब ये एक बच्ची है, मैं आपको बताता हूँ। ये बच्ची देख रहे हो, शी इज हुनर शाह, 95% इन क्लास 10th। और ये बच्ची हैंडीकैप बच्ची है। मतलब पता है डेडिकेशन, मैं इस बच्ची से सीखता हूँ। हैंडीकैप है, इसके दोनों हाथ पांव ऐसे हैं, बट इसने पता है, ये भी 12th में हमारे बैच में, बट शी डिडंट मिस इवन अ सिंगल टेस्ट इन क्लास 11th। एक भी दिन छुट्टी नहीं, आप सोच लो, एक भी दिन छुट्टी नहीं ली इस बच्ची ने, और टॉपर चल रही है अभी। 5% 10th क्लास में, एंड उसका डे 1 से क्लियर, मेरे को सीए के अंदर जाना है, और स्टार्ट करा पढ़ाई। एक दिन एक टेस्ट मिस नहीं किया इस बच्ची ने। गुड विटेज स्कूल एंड ज्वाइन। तो दीज आर द वेरियस फीडबैक। मैं आपको और भी बताता हूँ। अच्छा, फिर इसके अलावा हम लोग एक्टिविटी बहुत सारी कराते हैं बच्चों के लिए। फॉर द पीरियड हम लोग, पिकनिक तो हर साल हमारा एक होता ही है। देन वी हैव अ फेयरवेल। फेयरवेल जो होता है एवरी बार, इस बार हमारा फेयरवेल तो इतना जबरदस्त था, शायद कोई स्कूल सोच भी नहीं सकता है, इतना अच्छा फेयरवेल किया हम लोगों ने। वी हैव ऑर्गेनाइज आवर फेयरवेल इन विकास, और बहुत अच्छा फेयरवेल हुआ बच्चों का। मैं आपको बताता हूँ उसके पिक। क्रिकेट टूर्नामेंट होता है बच्चों का, एक क्रिकेट टूर्नामेंट होता है। दिस इज अ क्रिकेट टूर्नामेंट, थोड़ा पिक क्लियर नहीं है। क्रिकेट टूर्नामेंट बच्चों को हम क्लास में सिखाते हैं, आपको बोलना नहीं आता, मतलब कम्युनिकेशन।
दिस इज द क्लास विच इज कंडक्टेड बाय वन ऑफ द स्टूडेंट्स आर सिटिंग, और बच्चा पढ़ा रहा है। तो डेवलप करते हैं कि तुम पढ़ाना सीखो, तुम बोलना सीखो। एक्सेल टेली क्लास मैंने बताया हम रेगुलर कंडक्ट कराते हैं। देन क्रिकेट मैच, साल में हम लोग 2 बार करते हैं कोशिश, एक टफ क्रिकेट मैच हो। तो एक्टिविटी बहुत होती है, मतलब बच्चों को मजा आ जाता है। दिस वी हैव डन डीजे पार्टी फॉर ऑल स्टूडेंट्स। तो एक छोटा सा आपके सामने मैंने ग्लिम्स बताया, एवरीथिंग इज देयर इन दिस टाइप ऑफ बैच। ये आर्टिकल मैंने आपको बताया, एक और आर्टिकल हमारे 11th-12th में स्कूल एंड कोचिंग का संतुलन बनाना छात्रों के लिए बड़ी समझ, तो चैलेंज, और तुमको फील हो जाएगा कितना बड़ा चैलेंज है। फिर डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, इफ यू गो टू आवर डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, देयर इज अ चैनल विद द नेम ऑफ यूट्यूब करियर हाइट्स। 800 प्लस वीडियो अपलोडेड है वहां पर, और सारे डिजिटल अपलोडेड है। स्कूल के ऐसे कोई व्हाइट बोर्ड वीडियो नहीं है मेरे पास, हम मार्कर से पढ़ाते भी नहीं है। एक आध रूम कोई मार्कर बोर्ड का रूम है, क्यों लाइट चली जाए कभी तो। लाइट्स का भी पावर बैकअप लगे हुए हैं, कब मान लो कब 2 दिन ही लाइट बंद हो जाए। सिर्फ एक रूम है पूरे इंस्टीट्यूट में मार्कर बोर्ड का, सारे रूम डिजिटल रूम से सारे। यहीं से बच्चा लाइव भी पढ़ रहा था, आज सुबह मैंने क्लास ली, लाइव क्लास हुई सुबह, आपको बताता हूँ अभी सारी चीजें। तो मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ, बट आपको ये समझा रहा हूँ कि आज अगर समय के साथ बदलोगे, वो तुमको भी करना पड़ेगा, तो ग्रो हमेशा करते रहोगे। देन हमारे चैनल पे वी हैव मोर देन 5 लाख प्लस व्यूज, डेली 8 आवर्स प्लस वॉच टाइम अक्रॉस इंडिया। इतने बच्चे कनेक्टेड है, एवरी स्टूडेंट मेरे पास, बच्चों चेन्नई नेपाल कहाँ कहाँ से कनेक्टेड है बच्चे। देन इस साल हम लोग जूनियर्स प्रोग्राम भी लॉन्च कर रहे हैं, 9-10 इसके भी स्कूलिंग कोचिंग के बच्चे आने लग गए कि सर 9-10 का भी स्कूलिंग, क्योंकि पता है प्रॉब्लम क्या है, स्कूल के अंदर पढ़ाई होती नहीं अच्छे से। अब मैं आपको एक लास्ट प्रोफाइल बताता हूँ, ये बच्चे हमारे स्कूलिंग कोचिंग बैच के बच्चे हैं। जैसे क्यों, ये भी आईसीआईसीआई बैंक की हेड है, मुंबई के अंदर आईसीआईसीआई की फॉरेक्स ऑपरेशंस की हेड है। ही इज राइट नाउ इन स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ये सारांश है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, सीए एमबीए दोनों कंप्लीट कर, ठीक है। और ये क्या एज है इनकी, 24-25 साल है। ये ऐसा नहीं है, अभी ये 12th पास हुई, प्रगति 2016 के अंदर 12th पास किया है इसने, तो उसने सीए किया और अब तो पूरा अच्छे से काम कर रही है। अब शिवानी ये अभी सीए परस्यू कर रही है हमारे यहाँ से। ही हैव डन हिज बीबीए गोल्ड मेडलिस्ट है ये आईएम के अंदर एमबीए कर रहा है अभी। तो ही इज ऑल इंडिया रैंक होल्डर 44, इसका भी सीए कंप्लीट हो गया। तो ओवरऑल दिस स्टूडेंट 12th 95% शी इज सिक्योरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। तो ओवरऑल मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ ना, वो ये बता रहा हूँ कि देर इज अ लॉट एंड लॉट ऑफ प्रोफाइल, अगर आप अच्छे से करो ना तो बहुत अच्छा पोटेंशियल है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि अपन सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, मैं बोल रहा हूँ ना आजकल 360 डिग्री डेवलपमेंट पे सोचो, पढ़ाई भी कर सकते हो और आगे की कोई एक्टिविटी भी प्लान कर सकते हो। एंड इफ वी शो आवर यूट्यूब चैनल, दिस इज आवर यूट्यूब चैनल, हम लोग कैसे काम कर रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ। दिस इज आवर यूट्यूब चैनल। अब इसमें अगर है ना, जैसे आज मैं बताता हूँ लाइव क्लास सुबह हुई, अभी परसों 31 तारीख को 12th का बोर्ड एग्जाम है। दिस इज द टुडेज लाइव क्लास, सुबह का लाइव क्लास है, 12th फ्लोर, अभी सुबह 7:30 से लाइव क्लास चल रहा था। एवरी डे वी यूज टू कंडक्ट लाइव क्लास। अब ये कोई नहीं करता उदयपुर में, कोई सोच भी नहीं सकता इस लेवल पे। आप देखो बिजनेस स्टडीज डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, लाइव रिविजन, इसी तरह ये सारी लाइव क्लासेस हम लोग लेते हैं। और आप घर बैठ के भी कनेक्ट कर सकते हो हमसे, कभी मान लो नहीं आ पाए तो घर, और दीज ऑल क्लासेस आर सिंक्रोनाइज्ड ऑन आवर ऐप, जहाँ पे हमारा ऐप है, जहाँ पे बच्चा आता है ही कैन कनेक्ट विद अस। तो दिस इज द ओवरऑल थिंग। यू गो टू द वीडियो सेक्शन, there are more than 800 plus 848 videos at present we have uploaded on this channel, and 848 videos में these are the various video, और सारा डिजिटल रिकॉर्डिंग है, बहुत पहले के होंगे कोई व्हाइट बोर्ड, सारी डिजिटल क्लासेस है। हाउ, अब जैसे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्लास दिखती कैसे, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, क्लास कैसे दिखती है आपको। जैसे आज सुबह वाली क्लास में आपको बताता हूँ हाउ द स्टूडेंट सीज क्लास। आज सुबह के बैच की रिकॉर्डिंग है। ये जो मैं कर रहा हूँ ना अभी, यहीं से पढ़ाया, ये वाली क्लास है। और जो बच्चे, अब तुमने स्कूल में भी डिजिटल क्लासेस अटेंड करी है ना कोविड टाइम पे, ऑनलाइन क्लासेस, बच्चों को आधों को समझ में नहीं आता था, व्हाइट बोर्ड पे टीचर पढ़ाते थे, बट ये बिल्कुल परफेक्ट क्लास जाती है।
तो मेरा आपको बताने का पर्पज ये कि देखो, स्ट्रीम कोई भी चूज करो, बट समय के साथ अपने आप को बदलो। और आज अगर मान लो मैं वही व्हाइट बोर्ड टीचिंग ही करता रहता, तो मेरे को पता मैं इतने बच्चों तक पहुंच ही नहीं सकता था। इफ यू सी दिस वीडियो, ये हम लोगों ने एक लास्ट ईयर वीडियो बनाया था, दिस लास्ट ईयर वी हैव क्रिएटेड वन वीडियो। इसके ऊपर इफ यू गो टू दिस वीडियो, इसके अंदर आप सिर्फ ये देखो, देर आर 39,3924 व्यूज, 3,924 बच्चों ने देखा इस वीडियो को। गेटिंग माय पॉइंट? तो ओवरऑल पोटेंशियल बहुत है। स्ट्रीम कोई भी, और मैं तो क्या बोलता हूँ पता है, पढ़ाई से पढ़ाई भी करो, आजकल कुछ भी काम करो मेहनत से करोगे, सब तरफ पैसा है। देखते ना पोहे वाले को, देखते पोहे चाय वाले कितना पैसा कमा रहे हैं आजकल। एक चाय वाले की फ्रेंचाइजी चालू हो गई, ये चाय वाले का वर्थ है 10 करोड़ ऊपर, चाय बना रहा है सिर्फ वो। तो चाय बना बना के इतना पैसा कमा लिया। क्या है चाय बनाने में, घर में बनाते हैं चाय में डाल के चाय बना रहे, बट चाय को एक बिजनेस बना लिया बहुत बड़ा। तो पढ़ाई ऐसा नहीं, पढ़ाई आपको एक अच्छा गाइडेंस, अच्छा करियर दे सकती है, बट डिपेंड तो आपके ऊपर कर आप कैसे कर रहे हो। कितने ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छी डिग्री करके भी कुछ नहीं कर पा रहे, और कितने ऐसे लोग भी हैं डिग्री अच्छी नहीं कर रखी बट बहुत अच्छा पैसा कमा रहे। पढ़े लिखे लोग नहीं है, पढ़े लोगों को रूल कर रहे हैं वो लोग। आई बात समझ में? तो वॉट एवर स्ट्रीम यू ऑप्ट, आपको फिर सजेस्ट करूंगा, बहुत प्रॉपर थॉट देके स्ट्रीम अडॉप्ट करना। एक जो ट्रेंड चला हुआ आ रहा है कि नहीं यार उसने, मेरे भाई बहन ने ये किया मैंने ये किया, वो नहीं। एवरी स्ट्रीम हैव इक्वल पोटेंशियल। बट हाँ, मैंने कॉमर्स पढ़ा है, मेरे को पता है बहुत दम है स्ट्रीम में, बहुत दम है। आज अगर आप ढंग से पढ़ो, शेयर मार्केट ही समझ जाओ, तो इंडिया का शेयर मार्केट कितने का है आप इमेजिन कर सकते हो? बताओ अंबानी कितना कमाता होगा एक घंटे में, इमेजिन बताओ। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, अंबानी क्या कमाई मानते हो एक घंटे की कमाई, कैन यू इमेजिन? बोलो बोलो तो बताओ। हाँ, अंबानी सुना है नाम? एक घंटे की कितनी कमाई मानते हो? तो इतनी कमाई होगी अंबानी की। हाँ, गूगल करें, गूगल करते हैं हर चीज का सोल्यूशन गूगल। क्या मानते हो तुम सर, हाँ एक घंटे में इतना पैसा कमाता हो? हाँ, 1 करोड़। चलो अपन गूगल करते हैं एक बार, अंबानीज इनकम पर मिनट। देखो पर मिनट की इनकम क्या है, पर मिनट की इनकम है। एक घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट। तो 1.5 करोड़ इंटू 60, 90 करोड़ रुपए एक घंटे। मतलब अपन इतने सेमिनार के 90 करोड़ कमा लिए उसने, अपन 9 रुपए नहीं कमाए। 90 करोड़ रुपए एक मिनट की इनकम। अपन एक और चीज देखते हैं, इंडियन शेयर मार्केट वॉल्यूम, इंडियन शेयर मार्केट वर्थ। इंडिया का शेयर मार्केट कितना बड़ा है, ये मैंने भी नहीं देखा, चलो आज मैं भी देखता हूँ, बहुत बड़ा मार्केट है। देखो हिंदुस्तान का शेयर बाजार कितने रुपए का है, 3121.29 US बिलियन डॉलर, इंडियन रुपी नहीं है। 3121.291 US बिलियन डॉलर, $1 80 का है, इंटू 80 इंटू बिलियन, इतना बड़ा वर्थ है शेयर मार्केट का। इतना पैसा है कॉमर्स के अंदर, ढंग से कोई आदमी समझे इस मार्केट। तो व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ इंडियन शेयर मार्केट, कितना वैल्यू है? सब पढ़ते हैं पर निफ्टी ये सब चीजें देखते हैं। आप देखते हो सीएनबीसी चैनल देखा है क्या? सीएनबीसी कभी नहीं देखा? कभी कभी देखना है वो सीएनबीसी ऑन करके, कॉमर्स ही कॉमर्स दिखेगा। शेयर मार्केट के ग्राफ देखेंगे कैसे चल रहा है, हिंदुस्तान कैसे चल रहा है, बजट कैसे आ रहा है। कौन है फाइनेंस मिनिस्टर बताओ इंडिया का भी? विद द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसी के नीचे एक फाइनेंस मिनिस्टर होता है। फाइनेंस मिनिस्टर मतलब हिंदुस्तान में जो टैक्स अपन देते हैं, वो फाइनेंस मिनिस्टर डिसाइड करती है। ये कौन है? निर्मला सीतारमन, ठीक है ना? जो बजट आता है,
वो सब कौन बनाती है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। इंडियन गवर्नमेंट का बजट पता है कितना है? इंडियन गवर्नमेंट बजट, इंडियन गवर्नमेंट का बजट कितना है हिंदुस्तान के अंदर एक साल का? तो गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च करती है? 394,909। अब कॉमर्स के अंदर क्या होगा पता है? ये पैसा कैसे खर्च होगा इसका आप सीखोगे। ये पैसा कहाँ कहाँ खर्च होगा। जब हायर लेवल पे जाते हो तो स्टूडेंट कॉमर्स वाले प्लानिंग करते हैं, इतना इस सेक्टर में जाना चाहिए, इतना इस सेक्टर में जाना चाहिए, इतना इधर जाना चाहिए, ऐसे पैसा आएगा, ऐसे पैसा जाएगा। तो दीज ऑल आर ओवरऑल कवर्ड इन कॉमर्स स्ट्रीम। साइंस को तुमको देखा ही है, बट जनरली होता क्या है, बच्चों को साइंस से थोड़ा लगाव इसलिए होता है 9 10 साइंस पढ़ते हुए हैं, और 11 12 में ऐसा लगाव छूटता है बच्चों का कि, क्योंकि देखो मैं आपको बता रहा हूँ, नीट और मेडिकल और आईआईटी नहीं होता है तो करियर खत्म हो जाता है। और जितना एफर्ट उधर डालोगे उसका 30% एफर्ट इधर डाल दिया। मैं आपको मेरा स्कोर बताता हूँ 10th का। अब बोलोगे सर इतने कम स्कोर से, और मेरा मन साइंस का ही था। मेरा अगर मैं मार्कशीट ही बता दूंगा, आई सिक्योर 60% इन क्लास 10th। जब 60% देखे तो घर वालों ने कहा भैया साइंस छोड़, इसकी बात नहीं है, कॉमर्स में ले। वी डिड एक्सेप्शनली वेल इन कॉमर्स। अगर मैं तब से ही पढ़ रहा होता तो आज मैं इस स्ट्रीम का बहुत किंग, और अच्छा किया हम लोगों ने। आई वॉज 60% इन 10th, बट 12th में टॉपर था मैं, और फिर सीए एग्जाम में तो हर जगह टॉपर ही रहा हूँ। वही से आर्टिकलशिप किया। इंडिया की बिगेस्ट फर्म है ईवाई, अर्न्स्ट एंड यंग्स। दिस इज द बिगेस्ट फर्म ऑफ इंडिया। मैं आपको उसका ही बताता हूँ, दिस इज द बिगेस्ट फर्म ऑफ इंडिया। ये सीए की सबसे बिगेस्ट फर्म है इंडिया की, अर्न्स्ट एंड यंग्स, ईवाई कहते हैं इसको। अमेरिकन बेस्ड कंपनी है। ईवाई कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है किसकी? आप देखो क्या कंसल्टेंसी देती है। टैक्स ट्रांजेक्शन सर्विसेज दैट हेल्प टू सॉल्व द टफेस्ट चैलेंजेस ऑफ क्लाइंट। दिस इज अर्न्स्ट एंड यंग्स। दिस इज, ये बहुत अच्छी बहुत बड़ी सीए की फर्म है ये। यहाँ से आर्टिकलशिप किया, और आर्टिकलशिप में हम जाते थे, मतलब मैं आपकी जब 12th पास किया ना, एक साल में इंटर क्लियर किया, हम लोग इंडियन एयरलाइंस गए, हम लोग ताज गए, हर जगह हमने जाके ऑडिट्स करी इस फॉर्म के थ्रू। बट ये कब हुआ? जब 11th क्लास से राइट मेंटरशिप मिली। आप अगर 11 12 खत्म कर दोगे ना, आगे ये सब कहाव है, फिर ये दिखता दूर से बहुत अच्छा है। ये अगर एक बहुत टॉप कॉलेज है, सुना है एसआरसीसी के बारे में? कॉमर्स का टॉप कॉलेज सुना है एसआरसीसी, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। आप अगर टॉप करोगे ना 12th में, मतलब वो उस कॉलेज के स्टूडेंट हर हिंदुस्तान सरकार का बजट बनाते हैं। एसआरसीसी, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। थिंग इज दैट ना, आप अगर ढंग से करोगे, देयर इज अ लॉट एंड लॉट ऑफ पोटेंशियल। और टाइमली स्टार्ट करो चीजों को। 11 करना तो ही थी। हम लोग तो यहाँ पे ऐसे दो बच्चे आए तो भी चालू कर देते, एक आए तो भी हम तो ढंग से स्टार्ट करते, उतना पोटेंशियल से काम करते हैं। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, लास्ट चीज करता हूँ फिर कंक्लूड करता हूँ। देखो बताओ, 1.01 की पावर लगाया मैंने 365, और एक 1.00 की पावर लगाया 365। बोलो ये क्या आएगा? नहीं कैलकुलेट कर सकते, बट ये क्या आएगा? कर सकते हैं? क्या होगा बताओ? क्या आएगा? वन ही आएगा। की पावर अगर 500 तो क्या आएगा? वन। ये तो क्या आएगा? बट सर ये क्या चीज है यार, इसको सॉल्व करोगे ना तो पता है इसका मतलब क्या हुआ कि 0.01, 0.01 मतलब पता है क्या होता है? सिर्फ 1%। 0.01 मतलब क्या होता है? सिर्फ 1%। मैं रोज अपने आप को 1% इंप्रूव करूंगा। मैं रोज अपने आप को कितना इंप्रूव करूंगा? अगर 1%, बहुत इजी है 1%। तो पता है कितने दिन, साल के 365 दिन के बाद पता है मेरा इंप्रूवमेंट कितना हो जाएगा? इंप्रूवमेंट 3800%। कंपाउंडिंग इफेक्ट आएगा ना। भाई आज 1% इंप्रूव किया, कल उस एक से आगे जाऊंगा मैं।
उस एक से और आगे बढ़ूंगा। तो साल के एंड पे कितना इंप्रूवमेंट हो जाएगा मेरा? 3800% इंप्रूव कर जाऊंगा मैं। और इसी तरह मैंने अगर कुछ भी इंप्रूव नहीं किया तो अगले साल के एंड पे भी कितना रहूंगा? तो वहीं रहूंगा। और अपोजिट सोचो, अगर रोज इसकी पावर मैं माइनस में लगा दूं, रोज 1% नीचे गिरता जाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, बैठा रहूंगा, मोबाइल पे पबजी खेलता रहूंगा। होते हैं ना आजकल बच्चे, पता नहीं कौन कौन था, फ्री फायर ने क्या खेलते रहते हैं बच्चे। एक वहां बैठ जाएगा, एक कहीं और बैठा होगा, एक यहाँ होगा, दोनों गेम खेलते रहते हैं। तो मतलब रोज कितना डाउनफॉल जा रहा है आपके अंदर, तो एक साल के बाद कितना नीचे गिर जाओगे। मैथमेटिक फॉर्मूला है। अब चेक करना 1.01 के बाद 3800% प्लस आया, कुछ 1.388 समथिंग आएगा। इसका मतलब सर सिर्फ कितना इंप्रूव करना है रोज का, दिन का? 1%। अब वापस सी बात है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 10th के रिजल्ट के बाद स्टार्ट करने की सोचेंगे, और बहुत सारे बच्चे सो रहे हैं अभी। तो रिजल्ट आएगा फिर जगेंगे, फिर सोचेंगे, फिर आगे की थॉट देंगे, बट पता है उनका इंटेंशन क्या है, हमको 12th में कितना आ जाए, नहीं होता है। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इमीडिएट स्टार्ट कर चुके हैं, करा है बच्चों ने स्टार्ट, 11th के कुछ कुछ धीरे धीरे बच्चे कर रहे हैं स्टार्ट। और सीधी बात है, कॉस्ट उतनी लगनी है। फीसें तो आज से कोई बच्चा जुलाई में आएगा तब भी इतनी लगेगी, आ जाएगा तो भी उतनी लगनी है। बेटर है ना अपन टाइम से ज्वाइन करें, लेट क्यों करें? और इतना तो कॉन्फिडेंस है ना कि 10th पास हो जाएंगे। और ये भी कॉन्फिडेंस नहीं है, क्या पता 10th ही फेल हो गए तो 10th फेल होने से तो नहीं है ना स्थिति, पास तो ही जाएंगे आराम से, बोर्ड है। कॉन्फिडेंस है, स्टार्ट योर क्लासेस टाइम। 3 से 4 दिन तो हम लोग भी कल से डेमो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? और क्योंकि साइंस तो आपने इतने सालों से पढ़ते आए हो, और कॉमर्स का भी टेस्ट लेके देखो कॉमर्स कैसा है, और फिर डिसीजन लो। ऐसे नहीं कि यार वो उसने बोल दिया, वो रटा रटा है ज्ञान मत करो, पढ़ के देखो 3 4। यहाँ पे क्या किया, यहाँ मजा तो नहीं आएगा पढ़ने का। हमने फिजिक्स पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ा है, और भी पढ़ के देखो। और फिर एनालाइज करो। अब जैसे कल हम लोग स्टार्ट करेंगे, टाइमिंग अपडेट करेंगे, आपको पूरा स्टॉक मार्केट की स्क्रीन बताएंगे इस पे, मार्केट्स कैसे चलते हैं। सुबह सुबह 9:30 मार्केट चालू होता है, कैसे मार्केट चालू। तो पढ़ो 3 4 दिन। आर्ट्स भी पढ़ चुके हो, हिस्ट्री हिस्ट्री पढ़ते हुए आए हो, ठीक है ना? तो मैं क्या बोलता हूँ पता है, क्योंकि 9 10 में क्या होता है, अपन साइंस ही पढ़ते हैं ना, इसलिए लगाव थोड़ा सा वहाँ हो जाता है। बट जिस दिन कॉमर्स पढ़ लोगे ना, उस स्ट्रीम को भूल जाओगे। इतनी जबरदस्त स्ट्रीम है, इतना मतलब आपका दिमाग चलना चालू हो जाए, पैसा कैसे बनाना है यार, पैसा कहाँ से आएगा? अल्टीमेट चाहिए तो पैसा, भले ही वो मैं ठेला चला के पैसा कमाऊं, या भले ही मैं अच्छा काम करके पैसा कमाऊं। पैसा आने के बाद मैनेजमेंट, वो भी कॉमर्स में सीखते हैं। ब्लैक मनी कैसे व्हाइट में कन्वर्ट होते हैं, ब्लैक मनी कैसे होते हैं। एक मूवी आई थी स्पेशल 26 करके कुछ टाइम पहले, अक्षय कुमार की पिक्चर थी स्पेशल 26, जो फ्रॉड सीबीआई इनकम टैक्स ऑफिसर्स बनते हैं। तो पूरा ब्लैक मनी बता, वो पूरा केस स्टडीज बताते हैं। देखो वहां से उन्होंने ब्लैक मनी को कैसे कन्वर्ट किया व्हाइट के अंदर, सरकार कैसे टैक्स लगाती है, सरकार टैक्स वसूली कैसे करती है, लोग कैसे फ्रॉड करते हैं, हर्षद मेहता ने कैसे फ्रॉड किया, कैसे 4,000 करोड़ का स्कैम हो गया मार्केट में, क्या क्या किया उसने। ये सब चीजें अपन सीखते हैं कॉमर्स के अंदर। बात समझ में क्लियर है? अब आपके माइंड में कोई डाउट है तो यू हैव एनी डाउट, और फ्रीली थोड़ा डिस्कस करो। देखो मैं क्या बोलता हूँ, बोलना आना चाहिए। आप अपना जब भाई आप पढ़ोगे तो पैसा देके पढ़ोगे ना, कहीं भी पढ़ोगे तो बोलते ही नहीं है, बच्चे बैठे रहते हैं, घर वालों ने यहाँ भेज दिया, यहाँ से हमने वापस घर भेज दिया। ना फुटबॉल, हमने यहाँ से किक मारी, और वहां से घर वालों ने यहाँ किक मारी, और यहाँ से हमने किक मारी। तो आपके माइंड में कोई डाउट हो, एंड व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर, ये बताओ मेरे को। आपने क्या सोचा है अपने बारे में, व्हाट यू हैव गिवन थॉट योगशित। चलो रिकॉर्डेड तो मैं एंड कर रहा हूँ एक बार, अब बताओ अपन थोड़ा डिस्कस करते हैं।